नमस्कार दोस्तों, आप लोग को ईसीजी पार्ट 2 में स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे ईसीजी के बारे में। मतलब हम लोग ईसीजी से कैसे डिजीज को फाइंड आउट करेंगे, मतलब कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोग को ये चीज़ पता होना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने बेसिक ऑफ ईसीजी हम लोगों ने देखा था पहले पार्ट में, जैसे कि आप लोग को पी वेव क्या इंडिकेट करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है एंड टी वेव क्या इंडिकेट करता है। अब हम लोग देखेंगे कि एक एक डिजीज के साथ, जैसे कि हो गया कि अट्रियल फिब्रिलेशन, अट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, ये सब चीज हम लोग कैसे इसी से देख के फाइंड आउट कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग उसको फाइंड आउट करने से बहुत हम लोग को हेल्प होगा डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। उसके बाद आप लोग को बताएं हम लोग डायग्नोसिस ऑफ डिजीज कर पाएंगे तो इजीली हम लोग ट्रीटमेंट में भी फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या चीज देखा था, ईसीजी का बेसिक हम लोगों ने पढ़ चुका था, कंप्लीट हो चुका था। जो लोग ईसीजी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो, जाके प्लीज ईसीजी का पहले पार्ट देख लो, तब हम लोग ईसीजी पार्ट 2 आप लोग देखेंगे, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी ईसीजी फर्स्ट पार्ट में हुआ है उसको फिर से रिवीजन करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन गैप हो गया है आप लोग का। तो ठीक है, हम लोग अभी उसको के साथ एक वीडियो में ट्राई करेंगे पूरा खत्म करने के लिए ईसीजी को। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक क्या है, ईसीजी। ठीक, आप लोगों को पता है, मैं समझा रहा था इलेक्ट्रो ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ग्राफी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तीन चीज में आप लोग को अच्छे समझा दिया था। तो फादर ऑफ ईसीजी एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। फादर ऑफ ईसीजी कौन है? विलियम एनिथवेल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिलेशनशिप ऑफ डिसरिथमिया with their ECG चेंजेस। ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम लोग आपको पीआर इंटरवल हो गया, क्यूआर इंटरवल हो गया, वो चीज हम लोगों ने नहीं पढ़ाया है कि कितना इंटरवल रहता है, कितना बॉक्सेस रहता है ग्राफ में, वो सब चीजें हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे आज के टॉपिक में कि डिसरिथमिया क्या होता है एंड डिसरिथमिया की वजह से क्या क्या चेंजेस होता है ईसीजी पेपर में, कैसे आप लोग इजी तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे। अब पढ़ेंगे तो बहुत इतना मतलब आधा घंटे में टॉपिक, ये टॉपिक नहीं है। ऑफलाइन में ये 12-14 घंटे का टॉपिक है। फिर भी आप लोग को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिसे इजीली फाइंड आउट हो सके। ठीक है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, डिसरिथमिया। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि डिस मतलब मैं पहले से हर टाइम जब भी पढ़ाता हूँ, जितना भी टर्मिनोलॉजी आता है, मैं आप लोग को बोला हूँ कि टर्मिनोलॉजी का खेल है, नर्सिंग और कुछ नहीं है। तो डिस मतलब अबनॉर्मल एंड अरिथमिया मतलब नॉट नॉर्मल रिदम, मतलब ये अबनॉर्मल रिदम है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अरिथमिया मतलब अबनॉर्मल रिदम। आप लोग को पहले अरिथमिया पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, ईसीजी में आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ईसीजी में क्या फाइंड आउट करोगे, डिजीज फाइंड आउट करोगे। तो कौन सा डिजीज फाइंड आउट करोगे, अरिथमिया फाइंड आउट करोगे। तो उससे पहले अरिथमिया फाइंड आउट करने से पहले आप लोग को नॉर्मल रिदम क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल रिदम क्या होता है हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। देखो, आप लोग को पता है ये, आप लोगों को पता है नॉर्मल रेट कितना होता है, 100 से 60 से 100 बीट पर मिनट, बीपीएम, बीट पर मिनट होता है नॉर्मल। सिर्फ 60 से 100 तक हार्ट बीट रहने से हम लोग उसको नहीं बोलेंगे कि ये अरिथमिया हो गया। मतलब सोचो कि 40 हो गया, इधर 150 हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे अरिथमिया बोलेंगे। तो नॉर्मल रिदम क्या होना पता होना चाहिए। नॉर्मल रिदम क्या होता है, हार्ट रेट शुड बी बिटवीन 60 to 100 बीट पर मिनट होना चाहिए। पहला पॉइंट आप लोग समझ में। सेकंड पॉइंट क्या होता है, ये देखो हार्ट है, नॉर्मली यहाँ पे एसए नोड प्रेजेंट रहता है,
यहाँ पे एफी नोड प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, जंक्शन पे। तो इससे जब आता है तो एक नॉर्मल वेलोसिटी, आप लोग पता है एसए नोड से एफी नोड, फिर से बंडल ऑफ फिश, देन पुरकेंजी फाइबर तक ऐसे इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल करता है हार्ट में। और हार्ट में जो इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल होता है उसी को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ईसीजी कहते हैं, ईसीजी समझ में आ रहा है। तो क्या होना चाहिए, नॉर्मल पाथवे फॉलो करना चाहिए। नॉर्मल पाथवे दैट मींस एसए नोड से आएगा एबी नोड से बंडल ऑफ फिश, देन पुरकेंजी फाइबर, मतलब बंडल ऑफ फिश आएगा फिर पुरकेंजी फाइबर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये नॉर्मल पाथवे समझ में आ रहा है। देन क्या होना चाहिए, जो एसए नोड है, आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम एसए नोड को क्या बोलते हैं हम लोग, पेसमेकर है कि नहीं। पेसमेकर मतलब जो हार्ट का कंडक्शन सिस्टम है, कंडक्शन सिस्टम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द एसए नोड। एसए नोड से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होना चाहिए, समझ में आ रहा है। एसए नोड से होगा इलेक्ट्रिक करंट स्टार्टिंग, क्योंकि एसए नोड से शुरू होता है। अब क्या होगा ना, एसए नोड से इलेक्ट्रिक करंट शुरू ना होके इलेक्ट्रिक करंट कहां से शुरू होगा, सोचो एसए नोड किसी का खराब हो गया, डैमेज हो गया, एसए नोड इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब 60 से हार्ट जो 100 हार्ट रेट रहता है मेंटेन होकर रहता है, वो एसए नोड का काम है, वो एसए नोड मेंटेन करता है। तब क्या हो रहा है, एसए नोड किसी का खराब हो गया तो करंट कहां से शुरू होगा, एबी नोड से। समझ में आ रहा है कि नहीं। एसए नोड कितना इलेक्ट्रिक करंट कितना रेट से जा रहा था, 60 से 100 लेके। जब एसए नोड खराब हो जाएगा, एबी नोड से इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक करंट एबी नोड बनाएगा तो उधर कितना होगा 40 to 60 बीट पर मिनट। अब क्या हुआ, एसए नोड से आ रहा था इसलिए था 60 to 100, अब एसए नोड खराब हो गया किसी का तो कितना हुआ 40 to 60, मतलब हार्ट रेट कम हो गया, उसे बोलते हैं क्या, ब्रैडी अरिथमियास। समझ में आ रहा है। तो एसए नोड से हर टाइम शुरू होना चाहिए, एसए नोड से शुरू होके नहीं होके किसी और जगह में शुरू होता है तो उसे नॉर्मल रिदम नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं कार्डियक अरिथमिया। तो क्या होता है, जिस जगह से होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का स्टार्टिंग वहां से नहीं होगा, किसी और प्लेस से होगा, उसे क्या बोलते हैं, एक्टोपिक। आप लोगों को पता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक होता है। क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब जो इम्प्लांटेशन होने कहां पे होता है, फर्टिलाइजेशन होता है कहां पे, फॉलोपियन ट्यूब एम्पुला के पार्ट में, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन का होता है यूट्रस में। यदि यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं हो के बेबी जो है फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन जहां पे हुआ, जैसे कि एम्पुला पे हुआ, उधर ही ग्रो करने लगा तो उसे क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक मतलब जहां पे होना चाहिए वहां से नहीं होकर किसी और जगह में होने को एक्टोपिक बोलते हैं। इससे एग्जैक्टली क्या होगा, एसए नोड से इलेक्ट्रिक करंट शुरू ना होके कहां से शुरू होगा, एबी नोड से होगा। तो क्या होगा, एक्टोपिक बीट्स आया कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो क्या होना चाहिए, नो एक्टोपिक बीट्स। मैं क्या बोला, नॉर्मल पाथवे फॉलो होना चाहिए एक। और एक क्या होता है ना, जब इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल होता है एसए नोड से, जब एबी नोड आता है तब स्पीड से आता है। देन जब बंडल ऑफ ब्रांच में जाता है तब थोड़ा स्पीड हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है, क्योंकि इधर करंट वाला रुकता है, स्लो हो जाता है। देन फिर से स्पीड हो जाता है। तो क्या होता है, नॉर्मल कंडक्शन होना चाहिए, कंडक्शन नॉर्मल। इधर से स्पीड से आएगा इससे, फिर स्लो थोड़ा हो जाएगा, फिर से फास्ट होगा इलेक्ट्रिक करंट। यहां से इतना स्पीड से नहीं आके स्लो आ रहा है, मतलब नॉर्मल कंडक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। नॉर्मली जितना स्पीड से आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, अरिथमिया हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो नॉर्मल रिदम किसे बोलते हैं, जो जिस कंडीशन में हार्ट रेट कितना होना चाहिए, इन बिटवीन 60 to 100, 60 से लेके 100 तक हार्ट बीट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, एसए नोड से शुरू होना चाहिए बीट्स। थर्ड पॉइंट, नॉर्मल कंडक्शन वेलोसिटी फॉलो करना चाहिए। नॉर्मल कंडक्शन वेलोसिटी मतलब पहले स्पीड होगा एसए नोड टू एबी नोड, देन स्लो हो जाएगा, फिर से बंडल ऑफ ब्रांच में स्पीड होकर इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल करेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, नॉर्मल पाथवे फॉलो करना चाहिए, एसए नोड से एबी नोड से देन ट्रांसमिट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एसए नोड से एक्टोपिक बीट आया देन पुरकेंजी फाइबर के अंदर मिल गया, इससे हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, एरिथमिया।
आप लोग को समझ में आया नॉर्मल रिदम क्या होता है? एनीथिंग इज डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल रिदम इज कॉल्ड अरिथमिया। अरिथमिया क्या होता है? कोई आपसे पूछेगा डेफिनेशन ऑफ अरिथमिया, आप क्या बताओगे? अरिथमिया डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल रिदम इज कॉल्ड अरिथमिया। एनीथिंग नॉर्मल रिदम से डेविएटेड हो रहा है। आप लोगों को पूछेगा अरिथमिया क्या है, आप लोग क्या बताओगे? एनीथिंग दैट इज डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल रिदम इज कॉल्ड अरिथमिया। कोई भी चीज नॉर्मल रिदम से डेविएटेड हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? अरिथमिया। फिर कोई पूछेगा तो नॉर्मल रिदम क्या है? नॉर्मल रिदम क्या है? पहला पॉइंट, हार्ट रेट होना चाहिए 60 से 100, नॉर्मल पाथवे को फॉलो करना चाहिए, नो एक्टोपिक बीट्स, उसका मतलब क्या है? इससे नोड से ओरिजिनेट होना चाहिए, कंडक्शन नॉर्मल होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जिस स्पीड से ट्रैवल करता है हार्ट में उसी स्पीड से ट्रैवल करना चाहिए। आप लोगों को समझ में रिदम क्या है एंड डिसअरिथमिया क्या है? क्लियर? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिसअरिथमिया। दैट मींस मैं क्या बोला, 60 से कम होने से क्या बोलते हैं? उसे ब्रैडी। और अबनॉर्मल रिदम हो रहा है तो क्या बोलेंगे? अरिथमिया। ठीक है? फिर मैंने क्या बोला? 100 से ज्यादा होने से टैकी। ठीक है? टैकी, यहां पे ब्रैडी, यहां पे टैकी, टैकी अरिथमिया। ठीक है? ब्रैडी अरिथमिया दैट नॉट टैकी अरिथमिया, इट इज टैकी अरिथमिया। ठीक है? इतना समझ में आया? ब्रैडी अरिथमिया में 3 टाइप्स होता है, जैसे कि मैंने बोल दिया था 20 to 40, 40 to 60। यहां पे होगा 20 होने से सीवियर ब्रैडी अरिथमिया, और इसे ब्रैडीकार्डिया बोल सकते हो। यहां पे माइल्ड, सॉरी मॉडरेट, यहां पे माइल्ड। क्लियर? आप लोगों को ब्रैडी अरिथमिया समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे टैकी अरिथमिया। अब देखो, ये सब लिख लिया था, इरेज करो। ठीक है? अब क्या है हम लोग का कंडीशन? अब क्या हो रहा है? सोचो कि 100 से 150 के अंदर रह रहा है, देन 150 से 250 के अंदर रह रहा है, ये नॉर्मल बीट है। 250 से 350 के अंदर रह रहा है, और 350 से 500 और उससे ज्यादा हो रहा है। तो जैसे कि 40 to 60 के अंदर रहने से माइल्ड ब्रैडीकार्डिया, 40 to 60 के अंदर रहने से मॉडरेट, एंड 20 से 40 के अंदर रहने से सीवियर ब्रैडीकार्डिया होता है। इतना समझ में आया था? क्लियर? नेक्स्ट क्या होता है? 100 से 150 के अंदर रहता है। यहां पे मैं क्यों एरिथमिया बोल रहा हूं, क्यों नहीं बोल रहा हूं कार्डिया? क्योंकि बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी जो आपका एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, वो चीज को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसी चीज को मैं बताऊंगा, आप लोग को आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है? यहां पे क्या है? हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे 100 से 150 होने से साइनस, टैकीकार्डिया और टैकीअरिथमिया, दोनों चीज बोल सकते हो, टैकीअरिथमिया और टैकीकार्डिया। और क्या होता है? 150 से 250 से अंदर रहने से बोलते हैं विट्टी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है? अब 250 से 350 के अंदर से बोलते हैं फ्लटर। ठीक है? 350 से अंदर से फिब्रिलेशन। ये फिब्रिलेशन, फिब्रिलेटिंग वेव, वेंट्रिकल से शुरू होने से बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और आर्ट्रियल से होगा तो उसे बोलते हैं आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। ये फ्लटर आर्ट्रियल के वजह से हुआ तो बोलते हैं आर्ट्रियल फ्लटर, और वेंट्रिकल की वजह से हुआ तो बोलते हैं वेंट्रिकुलर फ्लटर। समझ में आया ये चीज आप लोग को? तो हम लोग अब क्या देखेंगे, एक देख लो एक बार फिर से। ठीक है? साइनस टैकीकार्डिया उसको बोलते हैं कहां से? 100 से 150 में साइनस टैकीकार्डिया, 150 से 250 के अंदर से बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया,
250 से 350 के अंदर होने से फ्लटर, 350 से ज्यादा होने से फिब्रिलेशन। तो ठीक है, आप लोग को समझ में आया टाइप्स ऑफ डिसएरिथमिया एंड टाइप्स ऑफ अकॉर्डिंग टू माइल्ड मॉडरेट सीवियर रेडियोरिथमिया एंड अकॉर्डिंग टू हार्ट रेट के हिसाब से कैसे हम लोग डिसएरिथमिया को क्लासिफिकेशन करेंगे। आप लोगों में जितना भी टाइप्स ऑफ डिसएरिथमिया बोला वो आप लोग को समझ में आ गया। जैसे कि मैंने बोला 60 से कम होने से ब्रैडिकार्डिया और ब्रैडियारिथमियास एंड 100 से ज्यादा होने से टाकीकार्डिया और टाकीआरिथमियास। क्लियर? तो इससे ही जितना भी डिजीज हुआ उसका ईसीजी चेंजेस क्या होता है, मतलब साइनस टाकीकार्डिया मैंने एक चीज बोला और एक होता है साइनस ब्रैडिकार्डिया। समझ में आ रहा है? उस चीज को हम लोग कैसे ईसीजी से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक चीज और पढ़ लो, ये सोचो कि ये हार्ट है। ठीक है, सोचना है, ठीक है, ज्यादा मत सोचना है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल। क्लियर? ये सब होता है ना। देखो कुछ भी प्रॉब्लम, ये है एट्रियम, ये है वेंट्रिकल। ठीक है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल में एक तो यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, एसए नोड। एसए नोड क्या होगा, पेसमेकर ऑफ द हार्ट एंड एफी नोड यहां पे प्रेजेंट होता है, नियर बाय इधर रहता है। ठीक है, ये जंक्शन है। अब क्या होता है, साइनस टाकी मतलब कुछ भी चीज प्रॉब्लम कहां पे, एट्रियम में प्रॉब्लम है। एट्रियम के प्रॉब्लम के वजह से एक्टोपिक बीट्स आ रहे हैं, मतलब एट्रियम के प्रॉब्लम की वजह से ईसीजी में चेंजेस हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन। ये सब चीज जितना भी मैं बोलूंगा एट्रियम लगा के बोलूंगा, दैट मींस एट्रियम में प्रॉब्लम है, मतलब एट्रियम में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से डिसएरिथमिया हो रहा है। क्लियर? देन वेंट्रिकल में कुछ प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो उसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, और बोलते हैं प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, मतलब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन मतलब वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है, मतलब जब सिस्टोल करता है और जब डीपोलराइज करता है, एक ही तीनों मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, जैसे सिस्टोल, डीपोलराइजेशन और कंट्रैक्शन। तो प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन मतलब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होने से पहले और एक बार कंट्रैक्ट हो जाएगा, उसे बोलते हैं प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? ऐसे ही प्रीमैच्योर एट्रियल कंट्रैक्शन भी होगा, मतलब एट्रियम कंट्रैक्शन होने से पहले प्रीमैच्योर एट्रियल कंट्रैक्शन होगा। क्लियर? ये सब हो गया। अब जितना भी डिजीज होता है वेंट्रिकल के ऊपर होता है, तो उसे बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, और ये सडनली हो रहा है, उसे बोलते हैं पैराडॉक्सिकल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। उसे क्या बोलते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसको क्या बोलते हैं, पैरोक्सिमल। पैरोक्सिमल मतलब सडनली, क्या बोलते हैं, सडनली। क्लियर? समझ आ रहा है? मैंने क्या बोला, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मतलब सुप्रा मतलब ऊपर, हिंदी में लिख लो जिसको समझ में भी नहीं आ रहा है, या अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। याद रखने के लिए याद रखना है कंटेंट बस, और कुछ नहीं चाहिए, जिसे भी आप लोग समझ लो सिर्फ याद रखो। ठीक है, समझ के याद रखने में इजी होता है। तो सुप्रा मतलब ऊपर, वेंट्रिकुलर मतलब किसके ऊपर, वेंट्रिकल के ऊपर, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट ज्यादा हो रहा है, मतलब कहां पे प्रॉब्लम है, एट्रियम पे प्रॉब्लम है। पैरोक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मतलब पैरोक्सिमल मतलब सडनली कुछ हुआ, उसके वजह से सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है। तो आप लोग को मैंने क्या क्या चीज बताया, एक बताया साइनस टैकीकार्डिया, एक बताया साइनस ब्रैडिकार्डिया। ठीक है, देन क्या बताया, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर। ये सब आप लोग को समझ में आएगा। ये सब टर्मिनोलॉजी है, मतलब डिजीज है, एट्रियम के प्रॉब्लम के होने की वजह से फिब्रिलेटिंग वेव आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियम में प्रॉब्लम की वजह से पी वेव में शॉर्टटूथ शेप हो जाता है, उसे बोलते हैं एट्रियल फ्लटर। ऐसे ही चीज आता है। ठीक है, तो हम लोग
क्या क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग लिस्ट आउट कर लेंगे, उसका साथ इसी चेंजेस क्या क्या होता है पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को और एक बार रिवाइज करना चाहता हूं कि ईसीजी के वेव्स को, ठीक है, तो ये आप लोग को याद आ जाएगा। फिर मैं ऊपर बना रहा हूं, ठीक है। ये पी वेव, क्यू आर, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। मैं ये पहले वीडियो में बता चुका था, फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए और एक बार, नहीं तो आप भूल गए होंगे शायद, फिर बता देता हूँ। पी वेव क्या होता है, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब अब ये एट्रियम ऊपर वाला आप लोग को पता है, एट्रियम नीचे वाला होता है वेंट्रिकल, ठीक है। जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट होगा, हाँ कि नहीं, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला चीज, ठीक है, ये वाला क्या होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब क्या होगा, पी वेव बनता है ईसीजी में। समझ में आ रहा है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसे क्या बोलते हैं, ये पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं, सिस्टोल, और कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। समझ में, डीपोलराइजेशन हो गया, सिस्टोल हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो कौन कैसे, जो एक एग्जांपल के साथ समझ में ले सकते हैं, जैसे कि घर में एक नाम से बुलाते हैं और उसका निकनेम कुछ, मतलब उसका अच्छा नाम कुछ होता है और दोस्तों लोग कुछ बनाते हैं, मतलब चिंटू जो है, राहुल वही है और देवाशीष वो है, ठीक है। दोस्त लोग देवाशीष बुलाते हैं, घर लोग चिंटू बुलाते हैं, उसका नाम है अच्छा वाला नाम राहुल, तो राहुल, चिंटू, देवाशीष एक ही। ऐसे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा एट्रियल, एट्रियल सिस्टोल मतलब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, डीपोलराइजेशन मतलब भी कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया, 3 पॉइंट। कब कब एग्जाम में एट्रियल सिस्टोल आ सकता है, कभी कभी एग्जाम में एट्रियल डीपोलराइजेशन आ सकता है, कभी कभी एग्जाम में एट्रियल सिस्टोल आ सकता है, ठीक है। तो जब एट्रियम में सिस्टोल होगा तब पी वेव ईसीजी में ऐसे आगे चलता है, ठीक। अब सोचो मैं क्या बोला था, एट्रियल फ्लटर, एक चीज बोला था कि जिसमें 250 से 350 के अंदर हार्ट बीट रहता है। एट्रियल फ्लटर मतलब एट्रियम में प्रॉब्लम हो रहा है, तो एट्रियम में प्रॉब्लम होगा तो कौन सा वेव में चेंजेस होगा ईसीजी में, पी वेव। तो पी वेव में कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो मतलब एट्रियम में प्रॉब्लम है, क्लियर। देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। समझ में आया। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कहां पे प्रॉब्लम है, वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है, इसलिए डिसरिथमिया हो रहा है। समझ में आया, क्लियर। देन अब क्या होता है, टी वेव। टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, आर से याद, आर याद रखना, मतलब रिपोलराइजेशन एंड उसको और क्या बोलते हैं, डायस्टोल। समझ में, रिलैक्सेशन से रिपोलराइजेशन और डायस्टोल, ठीक है। नहीं, आरडी वुमेन्स कॉलेज के हिसाब से याद रख सकते हो, रमा देवी वुमेन्स कॉलेज, ठीक है। समझ में, तो वेंट्रिकल में रिलैक्स में कुछ प्रॉब्लम होगा तो कहां, तो टी वेव में प्रॉब्लम होगा। समझ में आया। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम होने से मतलब पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन और रिलैक्सेशन और डायस्टोल। इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे ईसीजी चेंजेस
विथ मतलब डिसरिथमिया में ईसीजी चेंजेस क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है, दो चीज होता है, देखिए साइनस टैक्कार्डिया एंड एक होता है साइनस ब्रैडिकार्डिया। ये नॉर्मल ईसीजी होता है। ये से हो गया पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। अब क्या होता है ना, मैं आप लोग को उस दिन बताया था आर आर टू आर आर इंटरवल अंदर क्या होता है, हार्ट रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, एच आर इज इक्वल टू 300 बाय लार्ज बॉक्स, और हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1500 बाय स्मॉल बॉक्स। कितना बताया था, कितना स्मॉल बॉक्स होता है कितना लार्ज बॉक्स होता है, आप काउंट करके हार्ट रेट निकाल सकते हो। तो साइनस टैक्कार्डिया में हार्ट रेट कितना रहता है, 100 से लेके 150 के अंदर, ब्रैडिकार्डिया में कितना रहता है, लेस देन 60 बीट पर मिनट। अब सोचो हार्ट रेट 300 मतलब 300 से 2 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, लार्ज बॉक्स 2 है तो हार्ट रेट कितना होगा 150। तो आर आर इंटरवल जितना बढ़ेगा, आर आर सोचो इसके अंदर 5 लार्ज बॉक्स है, सोच लो हाँ कि नहीं, तो हार्ट रेट कितना होगा 300 बाई 5 मतलब 60। तो ब्रैडिकार्डिया की तरफ जा रहा है, तो आर आर इंटरवल जितना आर आर पास होगा मतलब आर आर जितना दूर होगा तो ये है साइनस ब्रैडिकार्डिया, और आर आर जितना पास में होगा वो है साइनस टैक्कार्डिया। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल मैंने बताया, ये है मतलब रफली में बना रहा हूं, आर आर वो क्या होगा, ठीक है रफली में बना रहा हूं, और एक इधर, तो आर आर वेव इसमें एक ही सोच लो, मैंने बनाया नहीं, सोच लो, तो आर आर वेव क्या होगा, एक ही लार्ज बॉक्स प्रेजेंट होगा। एक लार्ज बॉक्स प्रेजेंट रहने से क्या होगा 300 बाई 1 मतलब हार्ट रेट कितना है 300। तो लार्ज बॉक्स जितना पास पास होगा उसे क्या बोलते हैं, आप लोग देख के पता कर पाओगे, आर आर इंटरवल क्या हुआ है, इंटरवल इंक्रीज हुआ है, आर आर अंदर दो बहुत सारा लार्ज बॉक्स है, तो क्या होगा आर आर इंटरवल बढ़ गया है, बहुत सारा उनके अंदर लार्ज बॉक्स है, तो ये क्या होता है साइनस ब्रैडिकार्डिया। और ये मतलब नॉर्मल में बनाया हूं, नॉर्मल में आपको तो समझा रहा हूं, और साइनस टैक्कार्डिया आर आर इंटरवल क्या होगा डिक्रीजेस, मतलब आर आर इंटरवल में क्या रहेगा एक ही या 2 रह गया, तो कितना हार्ट रेट होता है 150 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा ये साइनस टैक्कार्डिया, यहाँ पे क्या होगा साइनस ब्रैडिकार्डिया। मैं ये नहीं बनाया सिर्फ एग्जांपल देने के लिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए ये साइनस मतलब ये जो ईसीजी अब मैंने बताया है आर आर इंटरवल कहां पे बढ़ेगा साइनस टैक्कार्डिया, आर आर इंटरवल बढ़ेगा, सॉरी साइनस टैक्कार्डिया ब्रैडिकार्डिया में क्या होगा आर आर इंटरवल बढ़ेगा और साइनस टैक्कार्डिया में आर आर इंटरवल कम हो जाएगा। मतलब साइनस टैक्कार्डिया या साइनस ब्रैडिकार्डिया आप लोग को फाइंड करने के लिए आप लोग को ईसीजी में क्या चेक करना है, साइनस टैक्कार्डिया है या साइनस ब्रैडिकार्डिया है, आप लोग को क्या फाइंड आउट करना है, वहां पे रिदम कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जैसे ही नॉर्मल ईसीजी रहता है ऐसे ही दिखेगा ईसीजी चेंजेस, ठीक है।
ऐसे ही नॉर्मल, जैसे नॉर्मली ग्राफ में ईसीजी दिखता है ऐसे ही दिखेगा ईसीजी। लेकिन आप लोग को साइनस ब्राडीकार्डिया या साइनस टैक्कार्डिया कैसे फाइंड आउट करना है, हार्ट रेट को निकाल देना है। आप लोग को ईसीजी चेंजेस दिया है, सिर्फ नॉर्थ में पिक्चर आता है ये कौन सा ईसीजी हुआ है। आप लोगों ने पहले क्या चेक करना है, PQRST है कि नहीं। PQRST है तो नॉर्मली आप लोग को देखना है P कहां पे, QRS कॉम्प्लेक्स कहां पे, T कहां पे। नॉर्मली ये चीज है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिदम में है, जहां पे जो होना चाहिए वो ठीक ठाक है, अच्छा दिख रहा है, नॉर्मल है। लेकिन रेट उसका अबनॉर्मल हो सकता है, तो रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हार्ट रेट निकाल देना। हार्ट रेट ज्यादा हुआ तो साइनस टैक्कार्डिया, हार्ट रेट कम हुआ तो साइनस ब्राडीकार्डिया। ठीक है, क्लियर। आरआर इंटरवल देख के आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। उससे अच्छा आप लोग हार्ट रेट निकाल दो, हार्ट रेट जितना होगा उसके हिसाब से आप लोग काउंट कर लेना। क्लियर, साइनस टैक्कार्डिया, साइनस ब्राडीकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टेरियल प्रॉब्लम। आर्टेरियल प्रॉब्लम में क्या क्या बताया था, आर्टेरियम में प्रॉब्लम होगा। आर्टेरियम में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, पहले आर्टेरियल फ्लटर, देन आर्टेरियल फिब्रिलेशन। नॉर्मल ईसीजी ये होता है। ये आर्टेरियल फ्लटर में क्या प्रॉब्लम होगा पता है, मैं पहले से क्या बोला हूं, आर्टेरियल फ्लटर है मतलब आप लोग को ईसीजी में ईसीजी चेक करना है PQRST है कि नहीं। आप लोगों को लग रहा है कि पी वेव में कुछ भी प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा अलग दिख रहा है, तो मतलब आपको ऑप्शन में क्या क्या देखना है कि ये आर्टेरियल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आर्टेरियल फ्लटर में जो पी वेव होता है वो शॉर्ट टूथ शेप हो जाता है, मतलब टूथ शेप जैसे होता है ना, ब्रश का जो शेप होता है ना, जैसे अच्छा से बना नहीं पा रहा हूं, जैसे ऐसे ऐसे करके दांत जैसे हो जाते हैं, शॉर्ट टूथ। ठीक है, उसे बोलते हैं आर्टेरियल फ्लटर। देखो यहाँ पे PQRST, देखो ये नॉर्मल है, यहाँ पे पी वेव में प्रॉब्लम हो रहा है, QRST नॉर्मल है। तो मैं जब पढ़ाया था आप लोगों को बोला था कि QRST नॉर्मल है, सिर्फ पी वेव में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मतलब आर्टेरियल फ्लटर हो सकता है, नहीं तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो सकता है। आर्टेरियल फ्लटर कैसे होगा, पी वेव में शॉर्ट टूथ शेप का हुआ, दांत जैसे दिखाई दिया, तो मतलब ये आर्टेरियल फ्लटर है। समझ में आएगा। देन आर्टेरियल फिब्रिलेशन मतलब या तो पी वेव ऐसे नॉर्मल होता है, ठीक है, ये सब बनाते हैं, मतलब मैं थोड़ा ड्रॉप डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे ये है PQRST, या तो पी वेव ऑफसेट होगा, एक बार पी वेव ऑफसेट हो जाता है, नहीं तो पी वेव मतलब पूरा फिब्रिलेशन हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, ऐसे टाइप का हो जाएगा। पी वेव फिब्रिलेटिंग मतलब डांस करेगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, आर्टेरियल फिब्रिलेशन। आप लोग को 4 ईसीजी कंप्लीट हो गया। साइनस टैक्कार्डिया फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें नॉर्मल PQRST दिखेगा, लेकिन क्या होगा, हार्ट रेट में प्रॉब्लम होगा। हार्ट रेट ज्यादा हुआ तो साइनस टैक्कार्डिया, हार्ट रेट कम हुआ तो ब्राडीकार्डिया। देन आर्टेरियम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आर्टेरियम में क्या क्या प्रॉब्लम था, आर्टेरियल फ्लटर एंड आर्टेरियल फिब्रिलेशन। आर्टेरियल फ्लटर में कितना हार्ट रेट होता है, 250 से लेके 350 बीट पर मिनट, और आर्टेरियल फिब्रिलेशन तक ग्रेटर देन 350 बीट पर मिनट। इतना क्लियर हुआ। अब क्या है, और एक आर्टेरियल में प्रॉब्लम होता है, 2 चीज मैंने बता दिया, और एक क्या होता है मैं बताया था, प्रीमैच्योर, 3 नंबर पे प्रीमैच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन। प्रीमैच्योर से पता चल रहा है, ऐसे पी वेव आता है नॉर्मली, PQ रेस्टी ड्रॉप डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ऐसे पी वेव का आएगा, फिर एक बार और एक पी वेव चला आएगा, फिर QRS एंड T वेव होगा। तो मतलब प्रीमैच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन ये नॉर्मली होना चाहिए था, PQRST होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ ना, एक बार मतलब प्रीमैच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन।
एट्रियल कंट्रैक्शन होने से पहले और एक बार एट्रियल कंट्रैक्शन हो जाता है। तो मैं क्या बोला था, एट्रियल कंट्रैक्शन को कौन सा वेव रिप्रेजेंट करता है, पी वेव। तो पहले एट्रियल कंट्रैक्शन होने से पहले एक बार और एट्रियल कंट्रैक्शन हो जाता है, तो पी वेव कितना आएगा, 2। समझ में आ रहा है? आप लोग को इसी में 2 पी वेव दिख रहा है, तो मतलब ये कौन सा टाइप ऑफ डिसैरिथमिया है, प्रीमैच्योर एट्रियल कंट्रैक्शन। क्लियर? तो आप लोग को 2 साइनस टैक्कार्डिया साइनस ब्रैडिकार्डिया हो गया, देन एट्रियल प्रॉब्लम है प्रीमैच्योर एट्रियल कंट्रैक्शन, देन एट्रियल फ्लटर, देन एट्रियल फिब्रिलेशन। क्लियर? एट्रियल का प्रॉब्लम क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ रहा है? वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम में, वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम क्या क्या मैंने बताया था, एक बताया था प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, एक बताया था वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एक बताया था वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो मैं क्या बताया था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम, मतलब वेंट्रिकल में प्रॉब्लम है। तो प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन मतलब जैसे कि एट्रियम में दो पीवेव था, इधर क्या होगा, 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इसे एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद और एक ऐसे क्यूआर कॉम्प्लेक्स बनेगा। 2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, उसका मतलब क्या बोलते हैं उसे, प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, नॉर्थ साइड का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इसका ईसीजी दे देता है और कैसे बोलते हैं, इसका ईसीजी ऐसे आता है, इस टाइप का ईसीजी आया तो उसे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब आप लोग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ में आया? आप लोग पूरा फिब्रिलेटिंग वेव आएगा। फिब्रिलेटिंग वेव कैसा आएगा, जैसे पी वेव बनेगा, पी वेव में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये वेंट्रिकुलर में प्रॉब्लम है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को पहचान नहीं पाओगे, पूरा फिब्रिलेटिंग वेव जैसा डांसिंग वेव आएगा, उसे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो आप लोग, हम लोगों ने कितना ईसीजी चेंजेस देखा, साइनस टैकीकार्डिया, साइनस ब्रैडिकार्डिया, देन एट्रियल में प्रीमैच्योर एट्रियल कंट्रैक्शन, एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया 5। देन हम लोगों ने कौन क्या देखा, इंस्पिरेशन के टाइप में क्या ईसीजी चेंजेस होता है, एंड रेस्पिरेटरी डिसैरिथमिया देखा 6। देन और क्या देखा, वेंट्रिकुलर में, वेंट्रिकल में क्या प्रॉब्लम है, तो प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन जिसमें क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ज्यादा आ जाता है, एंड क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जिसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में इस टाइप का ईसीजी चेंजेस होगा। आप लोगों को ये मोस्ट मार्क क्वेश्चन आता है हर टाइम, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। 9 ईसीजी हम लोग देख लिया, लास्ट एंड 10 नंबर ईसीजी 10। ठीक है, सीधा क्या है, एसिस्टोल, उसे क्या बोलते हैं, एसिस्टोल। तो आप लोगों को समझ में आ गया, जितना भी ये क्या था, शॉर्ट था, शॉर्ट से हम लोगों ने समझाने की ट्राई किया, बहुत मतलब इजी वे में बताने का ट्राई किया। आप लोग किससे, कार्डियक मॉनिटर से आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या चीज को, जो ईसीजी चेंजेस हो रहा है ड्यूरिंग डिसैरिथमिया। आईसीयू में पेशेंट है, इमरजेंसी में पेशेंट है, जब डिसैरिथमिया होता है तब क्या होता है, आप लोग ईसीजी जो कार्डियक मॉनिटर होता है उसमें चेंजेस होता है, तो कार्डियक मॉनिटर चेंजेस आ रहा है तो ये आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे। क्या होता है ना, नर्सिंग जो हम लोग पढ़ते हैं, नर्सिंग लोग मतलब और एक अलग इज्जत होता है, आप लोग इसी चीज का फाइंड आउट कर पाओ। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं जब एक हॉस्पिटल में मतलब जॉब कर रहा था, जब मैं था तो क्या ना, मतलब मैं ओटी के अंदर था, तो वहां पे क्या हुआ ना, ओटी ड्यूरिंग ओटी टेबल के अंदर पेशेंट का ईसीजी चेंजेस हुआ। तो मैंने बोला सर ये तो ओबीटी हो रहा है सर, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो सर जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला अरे भाई तुम्हारा तो गजब का नॉलेज है, आप फाइंड आउट कर पा रहे हो नर्सेस होके भी। तो तब क्या होता है ना, नर्सिंग फील्ड में भी हम लोग को मतलब बहुत गर्व फील होता है कि हम लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बीसीजी से लेके ईसीजी तक हर चीज, बीसीजी वैक्सीन देते हैं हम लोग जब बच्चा पैदा होता है, तब से लेके ईसीजी तक नर्सेस का काम रहता है। हर टाइम हम प्रेजेंट रहते हैं पेशेंट के पास, जब बीसीजी वैक्सीन देते हैं तब से लेके ईसीजी का एसिस्टोल तक भी हम लोग प्रेजेंट रहते हैं। हाँ कि हम लोग को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, समझाना है, पेशेंट को समझाना है, पेशेंट अटेंडेंट को समझाना है, बहुत लोग को समझाना है। ठीक है, तो अब क्या है, अब सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने में फोकस करना है। तो क्या होता है ना, लाइफ आप लोग का कैसे होता है, ईसीजी जैसा होता है, हर टाइम उतार चढ़ाव आएगा। इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है लाइफ में, वो क्या है, वो एसिस्टोल है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फ्लैट लाइन चल रहा है लाइफ में, हर टाइम खुशी खुशी चल रहा है, या तो हर टाइम दुखी दुखी चल रहा है, मतलब वो मर गया है। तो लाइफ में क्या होगा, दुख आएगा दुख जाएगा, लाइफ में उतार चढ़ाव आएगा, कभी खुशी होगा तो कभी गम होगा,
ठीक है। ये जो दुख की रात है या खुशी की रात है ये भी चला जाएगा। बेस्ट लाइन होता है ना, किसी गुरु ने बोल के गए बहुत अच्छा लाइन कि ये टाइम चला जाएगा। ये टाइम चला जाएगा मतलब आप खुशी में किसी खुशी है, मतलब बहुत एक आदमी बहुत खुश है तो आप लोग उससे ये बात बोले कि ये टाइम चला जाएगा, तो क्या होगा, वो दुखी हो जाएगा। और कोई आदमी दुखी है, आप लोग उससे क्या बोलोगे, ये टाइम चला जाएगा, तो क्या होगा, खुश हो जाएगा। तो ये टाइम चला जाएगा ऐसे मतलब ऐसे सेंटेंस है, आप जिसको बोलोगे तो मतलब एक खुशी आदमी दुखी हो सकता है और दुखी आदमी खुश हो सकता है। आगे तो आप लोग का और हम लोग का लाइफ इसी जैसा होता है, चलता रहता है और नीचे ऊपर होता रहता है। जिस दिन नीचे ऊपर ना बंद, उस दिन भी हम लोग बंद हो जाते हैं, मतलब एसिस्टल हो जाता है, डेथ हो जाता है। समझ में? तो प्रॉब्लम्स आएगा, प्रॉब्लम को फेस करना है, प्रॉब्लम का एक पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, आर्ट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हम लोग एबी नर्सिंग एजुकेशन के साथ जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, और हम लोग कार्डियक सीरीज चल रहा है, हार्ट पिलर कंप्लीट हो गया, ईसीजी का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इतना ईसीजी नहीं है, और भी बहुत डिटेल्स है, कभी ऑफलाइन में हम लोग के साथ मिलिए, हम लोग 10-12 घंटे का टॉपिक है, अच्छे से आप लोग को क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हम लोग को चैनल को। थैंक यू।